हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को देखेंगे और आज के जो पीवाईक्यू हैं वो है सीडीपी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे और सीडीपी पेपर 2 के लिए रहेगा ये वीडियो लेक्चर। तो काफ़ी अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस हैं और यह जो पेपर है ये है 2019 के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर एग्ज़ाम से पहले आप ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को ज़रूर देख लेना क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना और जितने भी हम वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई जितने भी मैं अभी वीडियोस डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं फिर आज के अपने पेपर। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए हमारा पेपर रहेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है भाई, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, लास्ट तक ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर 2 में उनका लेवल बढ़ाया है 2019 का जो पेपर था ये। तो यहाँ से अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अपने आने वाले पेपर के लिए, जिसके लिए बस 1 या 2 दिन ही रह गए हैं। और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में डालने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं में मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास किस अवस्था में करते हैं, ये आपको बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक या फिर पूर्व संक्रियात्मक। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन मेंटल रिप्रेजेंटेशन मेकिंग देम कैपेबल ऑफ कंजर्वेशन इज फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। भाई देखो ये चारों की चारों स्टेज आपको पता है किसने दी है, पियाजे ने दी है। पियाजे की चारों स्टेजेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है। ये 0 से 2 साल, 0 कुछ भी नहीं होता, मैं 0 का मतलब यहाँ पर बर्थ होता है, बर्थ से 2 ईयर्स तक की अवस्था। उसके बाद क्या आती है आपके पास, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन सारे स्टेजेस में क्या क्या पियाजे ने बताया है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी में ही पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता कौन सी अवस्था में होती है, यानी कि चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑपरेशन, मस्तिष्क का इस्तेमाल करना जब बच्चा शुरू कर देता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कौन सी अवस्था है, ऑप्शन नंबर बी, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने माइंड का इस्तेमाल करने लगता है और जो रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि चीज़ों को दोबारा से पुनः जोड़कर देखने की जो क्षमता होती है वो भी इस अवस्था तक विकसित हो जाती है। बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ेंगे। देखो पियाजे का अगर आप कहोगे तो कमेंट कर देना, पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग, इनकी थ्योरीज़ को मैं एक बार आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिवाइज करा दूंगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगर कहोगे तो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, कमेंट कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के लिए सही है। देखो अधिगम अक्षम यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है और इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी लिया था। जो लोग भी नए हैं वो ज़रूर देख लेना, प्रीवियस वीडियो है, लिंक मैं आई सेक्शन में लगा दूंगा या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रेफरेंस टू लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में कौन सा संदर्भ जो है सही है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन रहेगा हमारे पास। देखो इनमें आवधान से जुड़े विकार होते हैं, दे हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, बिल्कुल सही है भाई कि ये अटेंशन नहीं दे पाते, किसी जगह पर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते लंबे समय अंतराल तक। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। ये अंडरस्टैंड और ओरल डायरेक्शन बिल्कुल सही है। दे हैव गुड मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मैनुअल डेक्सटरिटी, इनमें ठीक है भाई, इनमें पेशे संवेदीय और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि के होते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास दूसरे के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, कि भाई जो सही ऑप्शन है वो पिक करना है हमें, कि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जो लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेट करते हैं उनमें अटेंशन देखा जाता है उनके अंतर्गत, कि उनमें अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और वो चीज़ों को समझने और जितने भी अनुदेश होते हैं या फिर जो डायरेक्शंस होते हैं, ओरल डायरेक्शन हो गए, उनको फॉलो करने में असमर्थ होते हैं, असफल होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बोला गया है इसमें पेशे समन्वयन और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है। भाई उच्च कोटि का नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, सामान्य ही होता है। मोटर कोऑर्डिनेशन जो होती है वो नॉर्मल रहती है, इनमें हाई एबिलिटी के
नहीं होती है, सामान्य पेश जो है मोटर कौशल कोऑर्डिनेशन जो है ये हाई कैटेगरी का नहीं होता, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड, इंद्रधनुष के रंगों को विवजोर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी कौशल की तकनीक है? The color of rainbow are remembered as Vivjor. Which technique of enhancing memory is this? The keyword method है, द मेथड ऑफ लॉकी है, चंकिन है, या फिर द फर्स्ट लेटर टेक्निक यानी कि प्रथम अक्षर तकनीक। तो देखो इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं वो विवजोर, हम शॉर्ट फॉर्म हमने बना रखी है, इससे हम याद करते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम इसको लर्न करते हैं। तो ये जो तकनीक है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को याद करते हैं तो वो कौन सी है? इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखो आप, मैंने सारी एक्सप्लेन ही कर दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है? फर्स्ट लेटर टेक्निक, यानी कि कलर्स के पहले जो रंग हैं उनको हमने क्या बना लिया? सिंबल बना लिया है। जैसे वॉयलेट का फर्स्ट लेटर क्या है? वी है, तो उसको हमने सिंबल बना दिया। इंडिगो का आई, तो इसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लेटर टेक्निक बोल रहे हैं, जिससे कि हम इसको ईजिली याद रख सकें, इस पैटर्न को ईजिली याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4, पर्यावरण को समझने सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges is known as, options are अभिरुचि, रुचि, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। देखो किसी भी चीज़ को सोचने की क्षमता, चैलेंजिंग यानी कि चुनौती सामना करना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? दैट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस कहलाती है, यानी कि आपकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ज़रूर जाकर चेक कर लेना। इंडिविजुअल वीडियोस हैं 2 से 3, मैंने सेपरेट क्लासेस इसी पर ली हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ वगैरह पर। तो यहाँ पर क्या है? इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि किसके द्वारा है? कि आप क्या सोचते हैं सही समय पर, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके आप कैसे चीज़ों को फेस करते हैं, प्रभावी ढंग से उनका उपयोग करते हैं। तो वो आपकी काबिलियत किस पर डिपेंड करती है? बुद्धि पर, आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती है कि आपका कितना अच्छा आईक्यू है, निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 5, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाला ताक्षणिक व्यवहार पटल घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? इन विच द साइकोलॉजिकल technique is a systematic, organized and objective record of employing behavioral occurring naturally in real time is prepared। ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इसको, प्रक्षेपण बोलेंगे, या फिर आत्म प्रतिवेदन बोलेंगे, व्यक्ति अध्ययन बोलेंगे, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू बोलेंगे। तो देखो इस तरीके की चीज़ों को हम जो बोलते हैं कि सही टाइम पर सही चीज़ों को व्यवस्थित करना, कलेक्ट करना और उसको अच्छे से इस्तेमाल करना रिलेटेड टू द बिहेवियर, तो ये कहलाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, किसी प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। इन विच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस जनरली सब्जेक्ट इज पैसिव, यानी कि प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय यानी एक होता है भाई एक्टिव होगा तो सक्रिय और निष्क्रिय होगा तो पैसिव होता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक अनुबंधन या फिर साधात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो देखो ये कंडीशनिंग वाला जो टॉपिक है ये आपके थ्योरीज से लिया गया है। सीडीपी की जो थ्योरीज होती है ना, तो उसमें आपकी थ्योरी आती है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन बोल रहे हैं। ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है भाई पावलोव के द्वारा। पावलोव क्या बताते हैं? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें इन्होंने एक बिल्ली को, एक डॉग को, बिल्ली को नहीं एक डॉग को किसमें, केज में, पिंजरे में बंद करके उसको खाना देना, रिंग बजाना और उसका रिएक्शन नोट करना, उसका रिस्पॉन्स नोट करना। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है ये पावलोव के द्वारा दिया गया अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। इसके बाद आता ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी है वो दी है बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने ये क्या चेक करते हैं भाई? ये भी बिहेवियर चेक करते हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? चूहे पर किया है, रैट पर किया है। उसको पिंजरे में बंद करके उसको खाने देना और उसका बिहेवियर और उसके रिएक्शन चेक करना, ये बीएफ स्किनर ने किया। तो वो अपनी थ्योरी को क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। पावलोव ने अपनी थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोला है। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग
देखो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इस चीज को ध्यान रखना कि शास्त्रीय अनुबंधन को ही साधनात्मक अनुबंधन कहा जाता है। जो साधन अनुबंधन होता है या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटिंग है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक दूसरा नाम है। देखो संज्ञानात्मक अनुबंधन का यहाँ कोई रोल नहीं है, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको तो हटा दो बच्चे। हमारे पास 3, तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और यही पूछा जा रहा है हमें। प्रयोज्य पैसिव होता है, कौन सी में होता है भाई? ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थ्योरी किस किस ने दी है, ये ज़रूरी है भाई समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव मेमोरी? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर स्टोरेज? तो देखो असक्रिय यानी कि स्टेबल हो गई, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है इस मेमोरी का, उस स्मृति का, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो काफ़ी समय अंतराल बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका 2-3 साल पहले कोई चीज़ घटना घटित होगी तो वो आपकी स्मृति में तो होगी, लेकिन निष्क्रिय रूप में होगी, असक्रिय रूप में होगी। जो एक्टिव होती है वो क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 8, उपलब्धि की आवश्यकता है, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट इज जन्मजात अभिप्रेरक है, जैविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक या फिर सुरक्षा अभिप्रेरक, सेफ्टी मोटिव? नीड फॉर अचीवमेंट क्या है भाई हमारा? ये है ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड मोटिव है। उपलब्धि की आवश्यकता क्या करते हैं हम? अर्जित करते हैं। हमें जन्मजात नहीं मिलती है कि हमें अचीवमेंट करने की आवश्यकता है, उपलब्धि की आवश्यकता हमें जन्मजात नहीं मिलती है। हम अपनी इस स्किल्स को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालिक स्मृति से संदर्भ में सही है? लघुकालिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कौन सा सही है? Its storage capacity is limited, its storage capacity is unlimited, maximum duration is 20 to 30 seconds। तो राइट आंसर रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में जो लघुकालीन स्मृति होती है वो क्या होती है? इसकी संचय शक्ति सीमित होती है भाई, लिमिटेड होती है। इसमें आप कम समय के लिए और छोटी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारी लघुकालिक है। तो ऑप्शन नंबर ए और थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। 20 से 30 सेकंड होती है अधिकतम अवधि और इसकी संचय शक्ति असीमित होती है। ऐसा नहीं है भाई, अनलिमिटेड स्पेस नहीं होता आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लिमिटेड स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? भाई ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट कहूँ या मैं इसको हार्ड कहूँ, ये हार्ड वाली कैटेगरी में आ जाता है, जिसको ऐसा होता है ना कि 30 क्वेश्चन है और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा रखता है कि भाई उसमें बच्चा अपना दिमाग लगा दे और सारा टाइम वहाँ पर कंज्यूम हो जाए। तो ये उसी तरीके का आपके सामने क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक बार पढ़ने में क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा या ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसको स्किप कर दो भाई, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करना अपना। इफ़ ए स्टूडेंट doesn't want to study as well as he doesn't want to be unsuccessful in the examination, then this situation is facing, किस टाइप की अप्रोच है ये, किस टाइप का संघर्ष का सामना कर रहा है, किस तरीके की परिस्थिति है ये? तो इसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, या अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, या फिर मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस बोलेंगे? तो राइट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आंसर बताया। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग? नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मकता की बात हो रही है यहाँ पर। क्रिएटिव थिंकिंग की 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो सीधा मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर रहेगा इसके लिए, क्वेश्चन 11 के लिए। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, देखो सबसे पहला आता है हमारे पास सृजनात्मकता, यानी कि अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं उसमें आता है आयोजन, प्रिपरेशन करना चीज़ों के बारे में, ठीक है, उसके बारे में। फिर इंक्यूबेशन यानी कि उद्भवन होना, देन एलिमिनेशन, प्रबोधन होना, और उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग का, कि पहले आप कुछ भी अगर नया करने चाहते हैं तो पहले आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, देन उद्भवन,
उद्भवन यानी इंक्यूबेशन होता है कि उसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे, फिर इल्यूमिनेशन, फिर उसके बारे में आपको कुछ एक नए आइडियाज़ आने लगेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, इल्यूमिनेशन होता है। फिर उन आइडियाज़ को आप क्या करोगे, प्रमाणित करोगे या फिर प्रूफ करोगे कि हाँ जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को वेरिफिकेशन। तो ये होती हैं 4 स्टेजेस सृजनात्मक थिंकिंग की, सृजनात्मक चिंतन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति पहले ही ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। भाई कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आता ही आता है, साइंस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साइंस की सीडीपी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग ए पर्सन ट्राइज टू रीच स्पेसिफिक कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्स। यानी कि आपके पास प्री डिटरमाइंड फैक्ट्स का मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी रूल है और उस रूल का इस्तेमाल करके, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, एक कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, एक निष्कर्ष तक पहुँचने, एक कंक्लूजन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार की अप्रोच क्या कहलाती है, डिडक्टिव यानी कि निगनात्मक अप्रोच कहलाती है ये। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है और आप क्या कर रहे हो, उस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ कंक्लूजन निकाल के लेके आ रहे हो। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है और आप क्या कर रहे हो, पहले कुछ तथ्यों के आधार पर या फिर कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर आप किसी रूल पर पहुंच रहे हो या फिर किसी फॉर्मूले को लेकर आ रहे हो, तो वो आपको क्या कहलाएगा, इंडक्टिव आएगा, कि आपने कुछ नया ड्राइव किया है, नया आपने खोज करी है, तो वो इंडक्टिव होती है, आगानात्मक, सॉरी फॉर कॉन्वर्सेशन। और ये क्या कहलाती है आपको, ये कहलाती है इंडक्टिव थिंकिंग कहलाती है, इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। इंडक्टिव अप्रोच कैसी होती है, अगर इसको आपको इजीली समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी भी नई नई इनोवेशंस होती हैं, जितनी नई नई जो खोज होती हैं ना, वो किस पर बेस करती हैं, वो इंडक्टिव थिंकिंग पर या इंडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड होती हैं, ऑप्शन ए पर, ना ही कि ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जैसे फॉर क्लास में हम कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हमारा टीचर बता देता है कि भाई हमारे पास सपोज एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो कितने होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं, इनके एंगल्स का जो सम होता है। तो ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास एक रूल पहले से ही आ चुका है। अब इसका यूज़ करके हम, हो सकता है कोई 2 एंगल्स दिए हो, एक तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो ये क्या है, हमारे पास डिडक्टिव मेथड कहलाता है। आई होप काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 13, द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रीजनिंग इज, तर्कना के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है, समस्या की पहचान करना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, या फिर अनुमान पर पहुंचना या निर्णय लेना। तो राइट सीक्वेंस क्या है भाई, किसी भी एक रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी की, समस्या है क्या, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद आप करेंगे भाई, जो भी आपके पास आंकड़े हैं आप उसके आधार पर क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अनुमान पर पहुंचना है कि एक निश्चित इन्फ्रेंसेस का यूज़ करेंगे। देन आप करेंगे अनुमान के अनुसार आप प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो भी अनुमान आपने लगाए हैं। उसके बाद आप क्या कंक्लूड करेंगे चीज़ों को, डिसीजन लेंगे। तो ये एक सही स्टेप है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 14, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं, वर्बल स्किल्स आर जनरली एक्वायर्ड थ्रू, किसके थ्रू अर्जित किए जाते हैं, मेमोरी के द्वारा, रिपीट करना, रिकॉलिंग करना, या फिर रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स। तो इसका सही क्रम बताना है आपको। तो राइट इसका कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बी क्या बोलता है, सबसे पहले याद करेंगे, देन रिपीट करेंगे, देन रिकॉल करेंगे उस चीज़ को, और लास्ट में क्या करेंगे, वस्तुओं की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है 15, लड़कियों की मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। तो क्या राइट आंसर आएगा यहाँ पर, तो देखो लड़कियाँ ज़्यादा महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है, और लड़के किस चीज़ पर ध्यान महत्व ज़्यादा देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रेस्टीज पर ध्यान देते हैं, और लड़कियाँ इंटरपर्सनल रिलेशन पर ध्यान देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, द वे बाय विच वी कैन एनहेंस पॉजिटिव इमोशंस आर, तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर आप खुद ही कर सकते हो, बहुत ही इजी आंसर हो गया। राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी,
स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है कि आप पॉजिटिव रहेंगे। किस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हैं कि आप जो है अपने स्ट्रेस को दूर रखें अपने आप से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ है उसमें आप सेटिस्फाइड रहें, हैप्पीनेस को पर ज़्यादा ध्यान दें रेदर दैन नेगेटिव थिंग्स, कि हाँ जो चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, उसी से ही आपको प्रसन्नता मिलेगी और आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते और कभी भी आप पॉजिटिव, आपके संवेग नहीं रह सकते, आपके पॉजिटिव इमोशंस नहीं रह सकते। ऐसी गतिविधि करना जो आप करना पसंद नहीं करते तो वो आपको कभी भी प्रसन्न नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों को अनुपात क्या कहते हैं? द proportion of children who discontinue school after enrolling in the school systems is known as dropout rate बोलेंगे उसको, ठहराव, या फिर अपव्यय बोलेंगे, या फिर धारण करना बोलेंगे। तो भाई इस तरीके के बच्चों को बोलते हैं जिन्होंने एडमिशन्स तो ले लिया है, अपना नामांकन स्कूल में करा लिया है, लेकिन क्लास पढ़ने के लिए नहीं गए, तो ऐसे बच्चे को बोलेंगे ड्रॉप आउट रेट्स। और ये बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि बच्चों का नामांकन हो जाता है लेकिन वो विद्यालय में नहीं जाता पढ़ने के लिए। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको विद्यालय का एनवायरनमेंट अच्छा ना लगा हो सकता है उसको टीचर ने अच्छे से ट्रीट ना किया हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम में है या फैमिली कुछ प्रॉब्लम में है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो ये जो ड्रॉप आउट रेट्स है इस पर गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है कि भाई प्राइमरी स्कूल्स में और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ये ड्रॉप आउट रेट्स मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होगा तो जो भाई आप लिटरेट नहीं हो पाएंगे, स्टूडेंट लिटरेट नहीं हो पाएंगे, उनका मन जो है पढ़ाई से हट जाएगा। इस चीज़ को हमें दूर करना है, ड्रॉप आउट रेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्नेनल्स चार्ट का संबंध किससे है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए सेपरेट वीडियो बना दी थी मैंने। स्नेनल्स चार्ट का रिलेशन किस चीज़ से होता है? दृष्टिबाधिता से, श्रवण बाधिता, अधिगम अक्षमता से, या फिर शारीरिक अक्षमता से। तो देखो लर्निंग डिसेबिलिटी में तो इसका कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है, जिसमें क्या आता है? डिसलेक्सिया आता है, डिसग्राफिया आता है, डिसकैलकुलिया आता है, डिसफेजिया आता है, डिस्प्रेक्सिया आता है। तो काफ़ी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑलरेडी आपको बता दी हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है ये, जिसमें शारीरिक रूप से कोई भी अंग काम करना बंद कर देता, वो भी नहीं है। स्नेनल्स चार्ट क्या होता है? विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, यानी कि दृष्टि बाधिता होती है। दृष्टि बाधिता यानी कि एक चार्ट होता है, इसमें क्या होता है? इसके द्वारा ही विज़न के बारे में, यानी कि दृष्टि के बारे में बताया जाता है कि कौन बच्चा जो है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, आंशिक रूप से है, या उसके आई साइड वीक है। तो उसी चार्ट को हम बोलते हैं स्नेनल चार्ट, जिसमें सारे लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं और जिसके बेसिस पर डिफाइन होता है कि भाई इस बच्चे की आई साइड वीक है या फिर ये पूरी तरीके से ब्लाइंड है। तो ये स्नेनल्स क्या थे? ये एक व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर इस चार्ट डिस्कवर हुआ, तो इसलिए इसको स्नेनल चार्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टीसेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टीसेंसरी अप्रोच से क्या तात्पर्य? अगेन समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। मल्टीसेंसरी अप्रोच में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे आपके संवेगों का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 19 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। संवेग कौन? जैसे देखना, सुनना, ऑडियो वीडियो हो गया, और उसके बाद आपका हो गया गंध हो गया, स्पर्श हो गया यानी कि छू कर देखना, टेक्टाइल करना, स्मेल करना, है ना। गंध यहाँ पर क्या है आपका? स्मेल करना चीज़ों को, स्पर्श यानी कि टच करके देखना। और तो ये क्या सारे के सारे मैक्सिमम सेंसेस का जब आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों के, उसी हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच को इन्वॉल्व कराना टीचिंग के अंतर्गत। तो उससे बच्चा क्या इंटरेस्टेड रहता है, अपने पढ़ाई में, अपनी लर्निंग में इंटरेस्टेड रहता है, पॉजिटिव फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? जो ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 किस चीज़ पर बेसिकली मेन फोकस करता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बनाए, कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ये इस चीज़ पर ज़्यादा महत्व देना है, रेदर देन कि बच्चे को जो भी चीज़ आपने पढ़ाई है उसको रटा दो और वो नंबर ले आए। नंबर्स पर फोकस नहीं करना है, बच्चे की नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, ज्ञान का निर्माण करना है बच्चे की। तो एनसीईएफ
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो फोकस करती है 2019 जो है वो इसी चीज़ पर फोकस करती है कि जो कैरिकुलम एंड पैडागोजी मूव है टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन लर्निंग पर। लर्निंग यानी कि रटने वाली विद्या की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अभीष्ट उत्तर रहेगा। और आप सभी लोगों को मैं आप ये चीज़ भी बता देता हूँ कि जहाँ भी कैरिकुलम की बात आती है, ये जितनी भी हमारे पास जैसे नेशनल कैरिकुलम हुआ, NCF हुआ, NEP हुई, तो ये पॉलिसीज़ कभी भी ये नहीं कहती एजुकेशन सिस्टम में कि आप जो है सिलेबस कंप्लीट करो, केवल स्कूल्स में अपना सिलेबस को, पाठ्यक्रम को पढ़ा दो और बात खत्म। नहीं, ये फोकस करती हैं कि बच्चे की कितनी ज्ञान का निर्माण हुआ, कितना उसने ज्ञान अर्जन किया है। अब ज्ञान का निर्माण होगा तो वो क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लंबे समय तक बच्चे के काम आने वाली चीज़ है। और अगर आप केवल बच्चे को रटा रहे हैं तो वो क्या थोड़े टाइम बाद मेमोरी से ही गायब हो जाएगी वो चीज़। जब बच्चे की समझ ही विकसित नहीं होगी तो वो आगे चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए बेसिकली ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन रटने वाली या रोट मेमोराइजेशन पर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर आता है 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जाता है या मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो 21 के लिए राइट आंसर हमारे पास जो अभिष्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है, जो डायरेक्शन है या गाइडेंस है, और वो किसी ग्रुप में भी दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जैसे अभी आपकी यूटेट की परीक्षा है, ठीक है, तो अब एज ए टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मेरा क्या दायित्व होना चाहिए आपके लिए? कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर पर बुलाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। विद्यालयों में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए या कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो इसमें मेरे लिए आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या होगी जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए की जाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है? 30 सितंबर में है, और ये हम वीडियो कब कर रहे हैं भाई, ये लेक्चर कब ले रहे हैं? 28 को ले रहे हैं। तो मेरे द्वारा आप विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए, अब देखो विद्यालय ना होकर हमारा क्या मोड चल रहा है स्कूल एक मोड नहीं है हमारा क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिसके माध्यम से आप जो है जो भी नॉलेज ले पा रहे हैं। तो मुझे इस टाइम को इंक्रीज, जैसे जनरली मैं क्या करता था, आपकी एक क्लास ले रहा था, तो बट मैं अभी क्या फोकस कर रहा हूँ कि मैं आपकी 2 क्लासेस ले सकूँ, यानी कि मैक्सिमम रिवीजन हो सके। तो इस वजह से मुझे अपने टीचिंग स्टाइल को भी चेंज करना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में जाकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरे में ये टीचिंग स्टाइल मेरा ये नहीं है, मेरा है कि भाई मैं पहले कॉन्सेप्चुअल डील करता हूँ, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, उसके बाद ही क्वेश्चंस को डील करने में मज़ा आता है। बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसी में ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड पर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डिलीवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दे सकूँ। यहाँ पर कोर्स पूरा कराने की बात नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूं, वो एक टीचर का मेन मोटिव रहता है जब परीक्षाएं होती हैं। तो कोर्स से मतलब यहाँ पर गलत ना समझना कि बस आए और कोर्स पूरा कराया, ख़त्म कर दिया। कोर्स से एक्स्ट्रा टाइम का मतलब यहाँ पर है कि अगर जो चीज़ें स्किप हो गई हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को आनी चाहिए, तो वो चीज़ें टीचर कवर कराने की कोशिश करे, अपने यहाँ पर दायित्वों का पालन करे। ऐसा ना हो कि भाई बस एक सरसरे तौर पर बच्चे को बता दिया और बात ख़त्म। नहीं, मैं भी आपको कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें, इसीलिए मैं आपको बार बार रिवीजन क्लासेस दे रहा हूँ, मैराथन क्लासेस दे रहा हूँ, जिससे कि आप जो रिवाइज़ कर पाएँ चीज़ों को, जितना भी पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। फीलिंग ऑफ कॉपरेशन कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट थ्रू सहयोग और व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य के द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर, या फिर व्यक्तित्व सृजनात्मकता का कार्य द्वारा। तो सहयोग की भावना, अब देखो सहयोग की भावना, जैसे जो आपके साथ जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ मिलकर आप अगर चीज़ों को सीखते हैं तो आप जल्दी लर्निंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो सहयोग, कॉपरेशन जो है लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कि समूह कार्य के द्वारा आप सहयोग पर ज़्यादा बल दे सकते हैं। यानी कि ग्रुप्स में अगर मैं बच्चों को डिवाइड कर दूं, उसके बाद आपको पर्टिकुलर टास्क दूं कि आप 6 लोगों को एक टास्क को कंप्लीट करना है, तो वो क्या है, एक ग्रुप वर्क है, उसी में आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, आपके कॉपरेशन फीलिंग जो है वो डेवलप होके आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रदर्शन कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए? अ टीचर शुड इवैल्यूएट और स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? कौन से ऐसे क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे टीचर बच्चे का मूल्यांकन कर सके? ऑब्जेक्टिव, निबंध, लघु उत्तरीय या फिर उपयोग सभी? तो देखो कोई से भी ऐसा नहीं है कि एक प्रकार के क्वेश्चन से आप बच्चों को या बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा मूल्यांकन करने के लिए आपको इन सारे प्रश्नों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा जो है हो सकता है किसी एक क्षेत्र में अच्छा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अच्छा हो रेदर देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस में। तो सारे मोड्स का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है जिससे कि बच्चे की एबिलिटीज का हमें पता चल सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एज ए चिल्ड्रन या एज चिल्ड्रन लर्न टू कॉपरेट दे डेवलप। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं उनमें क्या विकसित हो जाता है? सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सारे के सारे ऑप्शंस। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो सहयोग से कॉपरेशन, टीम स्पिरिट और सोशल एटीट्यूड, तीनों की तीनों चीज़ें। सोशल एटीट्यूड इसलिए बढ़ता है क्योंकि बच्चा जो दूसरे बच्चों के संपर्क में जा रहा है, ठीक है, उनको सहयोग कर रहा है, और एक टीम स्पिरिट भी डेवलप हो रही है ग्रुप में अगर बच्चा काम करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखो एज ए टीचर शिक्षक को उसे डिमोटिवेट फील नहीं कराना, ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है कि आपने जो है बच्चे को इस तरीके की फीलिंग नहीं देनी है कि वो डिमोटिवेट हो जाए, नेक्स्ट टाइम वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर ही ना पाए, क्योंकि अगर आप उसकी इंसल्ट कर देंगे क्लास में तो बच्चा दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा हमारे टाइम पे बहुत होता था। अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल हम हुए और हमने अपने टीचर से कोई क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन को करने के बाद दूसरे स्टूडेंट ऐसा फील करवाते हैं कि यार आपने ये क्वेश्चन क्यों किया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? हो सकता है भाई जिसने ये क्वेश्चन किया उसे समझ में ना आया और उसने टीचर से पूछा। रीज़न क्या है इसके पीछे? कि हर एक व्यक्ति और हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं ना, तो वो इसका ही एक एग्जाम्पल है कि हो सकता है कि भाई 4 बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो, 5वें बच्चे को ना आया हो, तो अगर वो बोलेगा ही नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया? तो उसे समझ में नहीं आया, 4 को आ गया, तो टीचर अगर यहाँ पर इंटेलिजेंट होगा तो वो चीज़ समझ जाएगा कि 4 लोगों को मेरे जिस मेथड से मैंने पढ़ाया वो तो इसको क्लियर हो गया, हो सकता है कि इस बंदे को दूसरे मेथड की ज़रूरत है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है या दूसरे मेथड के थ्रू समझा सकता है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं ऑनलाइन में भी कि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं, साहब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या वे ऑफ टीचिंग को शॉर्ट आउट कर देंगे। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसने गलत जवाब दिया, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा है कि भाई आप लोग बताओ कि क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। तो दूसरे विद्यार्थियों की हेल्प के माध्यम से करेक्ट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट, जो दूसरे स्टूडेंट है उनके माध्यम से। आपको बच्चे को मारना नहीं है, ठीक है, उसको एम्बेरस फील नहीं कराना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। असेसमेंट एज लर्निंग किस चीज़ में मदद करता है? देखो असेसमेंट एज लर्निंग ऑलरेडी आपको मैं नोट्स भी दे चुका हूँ, वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो नोट्स, तो आप समझ सकते हैं। सीखने के रूप में आकलन किस चीज़ में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न अमंग चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण कर सकता है। और असेसमेंट एज लर्निंग और किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि बच्चा अपने आप स्वयं मूल्यांकन भी कर सकता है अपने आप पर कि वो उसने कितना लर्न कर लिया है, कितना उसको आता है, कितनी उसकी नॉलेज है। तो असेसमेंट एज लर्निंग एक उसका भी एक एग्जाम्पल है कि वो अपने कौशल को बढ़ा रहा है या अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को मूल्यांकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीक सम्मिलित करती है। किस चीज़ पर सम्मिलित करती है? टीचर लर्निंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चिल्ड्रन किस चीज़ पर इंक्लूड करेगी? एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस आइडियाज़, डेली लाइफ एक्सपीरियंस वर्कशीट टू एसेस द एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास, देखो सारी की सारी चीज़ों पर ये प्रस्तुत रहेगी कि बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें बच्चों के विचारों की खोज,
दैनिक जीवन के जो उनके अनुभव होते हैं, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु उनकी वर्कशीट बनानी चाहिए। तो तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम टीचिंग लर्निंग असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों की ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। तो ये समावेशी शिक्षा से फिर क्वेश्चन आ गया है। तो आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ बार बार कि समावेशी शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइडियाज कैन बी एक्सप्लेन टू द टोटली ब्लाइंड चिल्ड्रन बाय, किस तरीके से आप जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो बिल्कुल पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित और नेत्रहीन बच्चे हैं। तो राइट आंसर है मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, वर्बल डिस्क्रिप्शन और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है कि जो बच्चे भी विजुअल हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं या फिर नेत्रहीन है, फुल टोटली ब्लाइंड है, उनके लिए आप क्या करोगे, ऑडियो का यूज़ ज़्यादा करोगे, वर्बल डिस्क्रिप्शन यानी कि बोलकर उनको ज़्यादा समझाएंगे, है ना, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी कि उनको मूर्त अनुभव कराएंगे, जो भी चीज़ें उनको टच कराकर फील कराकर उसके द्वारा आप, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, ऑडियो सुनकर वर्बल डिस्क्रिप्शन से वो समझ सकते हैं। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 30, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगेन समावेशी, तो इसलिए देख लो मैंने यूटेट के लिए समावेशी शिक्षा को क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के हो गए हैं। वाइल असेसिंग द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड टीचर शुड बी, क्या करना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय एक शिक्षक को। राइट आंसर रहेगा फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन मार्क्स, कि बच्चे के ज्ञान पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि नंबर्स पर, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि अंकों पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। तो ये थे हमारे आज के सीडीपी के क्वेश्चन जो पेपर 2019 पेपर था यूटेट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो शेयर कर देना। मिलेंगे अभी आपसे और भी बहुत सारी वीडियोस में। पेपर से पहले अभी हम एक स्पेशल लाइव वीडियो भी करने वाले हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाल दूंगा कब हम लाइव क्लास करेंगे, उसमें आप लोगों के सारे डाउट्स पिक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।